हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2, भारत में राष्ट्रवाद। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। उसी के बाद जब 1870 में बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई थी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। 1885 में कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे 1906 में। फिर उसके बाद जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किया, तो 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। फिर 1906 में आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। ये हम देख रहे हैं क्या क्या हुआ था हमारे इतिहास में। फिर 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और एवं गरम दल में। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार ने बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दिल्ली दरबार जो हुआ था उसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। फिर दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतर की गई थी। दिल्ली दरबार में जो राजधानी थी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू का आरंभ हुआ था। 1915 में महात्मा गांधी जी स्वदेश वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। 1916 में महात्मा गांधी ने नील की खेती के विरोध में चंपारण सत्याग्रह किया। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह किया। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया। तो ये हमने कुछ देखा कि गांधी जी और हमारे इतिहास में क्या हुआ था। अभी आगे और भी है, ऐसे ही करके हम समझेंगे इसे। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी और जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया था। भारतीय जो मांग कर रहे थे स्वशासन की, स्वतंत्रता की, तो ब्रिटिश सरकार ने उसको ठुकरा दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर 1919 में रोलैंड एक्ट जैसा कानून बना दिया था और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली व शौकत अली ने की थी। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा व सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। फिर 22 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की। एक मिनट, इसके बाद यहाँ है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंका। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की। फिर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ा, सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित कर दिया और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। 1931 में गांधी इरविन समझौता व सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु उन्हें वहां अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी। और 1932 में महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ और 1933 में चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने रखा। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ व प्रांतीय सरकार का गठन किया गया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का मांग संकल्प पास किया गया और 1996 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव का भारत आया और 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया व द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया।
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई व गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और फिर 15 अगस्त 1900 भारत को जो है भारत आजाद हो गया। अब हम देखेंगे कुछ रोचक तथ्य। जब भारत आज आजाद हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली थे। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो एवं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया। और जो चंद्रशेखर आजाद ने अब भी जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी है का नारा दिया। राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है इसका नारा दिया था। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का नारा दिया था। पंडित मदन मोहन मालवीय। अब हम देखेंगे कुछ एक अंक वाले प्रश्न। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी। भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था? भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह चंपारण में चलाया था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? भीमराव अंबेडकर। फिर है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरी चौरा। चौरी चौरा। फिर 7th क्वेश्चन है अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने आंध्र की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों का नेतृत्व किया। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। वह स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। सभी कथन सत्य है। तो इसमें से कौन सा असत्य है? इसमें से हमारा जो है सभी कथन सत्य है। सभी कथन जो है वो सत्य है। सभी कथन सत्य है। सही है सब। ये तीनों कथन सही है अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसने की थी? शौकत अली मोहम्मद अली दोनों ने की थी। शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों ने मिलके। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कांग्रेस ने डैश अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस ने डैश 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये भी वही है। 1885 में गठित कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। 1906 में हुई थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली ने डैश आंदोलन की शुरुआत की। 1919 में जो शौकत अली है और वो है उन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। शौकत अली और मोहम्मद अली। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन डैश में वापस ले लिया गया। तो सन 1931 में वापस ले लिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। 13 निम्नलिखित सही कथन को सही करके लिखिए। 13 अप्रैल 1920 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1920 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? भारत माता का पहला चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी।
किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया? किसके नेतृत्व में? बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह शब्द से सत्य के लिए आग्रह करना। स्वदेशी शब्द से आप क्या समझते हैं? स्वदेशी शब्द से अपने देश में बनी वस्तुओं, देशी संस्थानों का उपयोग करना। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? ब्रिटिश सरकार जो थी 1857 पश्चात उसने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था? भारतीय समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। अब है मद्रास के नटेशी शास्त्रियों ने तमिल के किसी विशाल संकलन को 4 खंडों में प्रकाशित किया? मद्रास के नटेशी शास्त्री जो थे उन्होंने तमिल के किसी विशाल 4 खंडों में प्रकाशित किया था, तो वो है द फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया। द फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? दूसरा गोलमेज 1931 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया है? इस एक्ट के जरिए राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जाता था, इसलिए। अब हम देखेंगे कुछ लघु दीर्घ प्रश्न 3 और 5 अंक वाले। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए जाने के कारण थे कि क्या कारण थे? इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। इसके कार्यक्रम, कार्यपद्धति, प्रगति एवं अंततः समाप्ति को बताइए। तो आंदोलन के कारण है और विभिन्न वर्गों की जो हिस्सेदारी है, कार्य पद्धति, प्रगति और दूसरा चरण समाप्ति। ठीक है, यहीं तक है। कार्य पद्धति और प्रगति यही है ना। आंदोलन के कारण प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण किया जाना, अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना, रॉलेट एक्ट का पारित होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड होना, कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित किया गया। विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी, शहरों में आंदोलन, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, आदिवासी क्षेत्रों में विद्रोह, बागानों में स्वराज, कार्य पद्धति और प्रगति, चरणबद्ध योजना प्रक्रिया। प्रथम चरण सरकारी पदवियों, नौकरियों, सेना, पुलिस, स्कूलों, विद्यार्थी परिषदों और विदेशी वस्तुओं का त्याग होने लगा। सरकारी पदवियों, नौकरियों का, सेना का, पुलिस में भर्ती और स्कूलों में विद्यार्थी जो थे उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया था। फिर दूसरे चरण में व्यापक स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होना शामिल था। समाप्ति, गांधी जी द्वारा चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के फलस्वरूप आंदोलन को जो है वापस ले लिया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के मुख्य कारण कौन से थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसका क्या योगदान था? ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं। तुर्की साम्राज्य खलीफा का अंग्रेजों द्वारा अपमान किया गया था। लखनऊ समझौते 1916 के बाद कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का समझौता हो गया था और असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा आरंभ होना था और मुसलमानों को मिलाकर खिलाफत आंदोलन के साथ करना हुआ था। इसमें योगदान ये था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता का बीजारोपण हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की? किन परिस्थितियों में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया? तो इसका आंसर है, लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया, आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम किया, हजारों जेल गए, गांधी जी को कैद कर लिया गया। अब जनता इतने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगी और गांधी इरविन समझौते के कारण ही ऐसा हुआ था। लोगों ने जो सरकारी कानून को भंग करना शुरू कर दिया था, आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम लिया, हजारों लोग जेल चले गए, गांधी जी तक को कैद कर लिया गया और अब जनता भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी और लॉर्ड इरविन समझौते के कारण ही ऐसा हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक व राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, समीक्षा कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध था, उसने एक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी, इसकी हमें समीक्षा करनी है।
प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत स्वराज देने का वचन नकार दिया गया। आर्थिक स्थिति दयनीय, बेरोजगारी व बेकारी से मजदूर, शिल्पकार आदि सभी ग्रस्त थे। युद्ध ने राष्ट्रीयता के भाव जागृत किए। लोग दमनकारी सरकार के विरुद्ध एकजुट हुए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है स्वराज देने का वचन नकार दिया गया। आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी और बेरोजगारी और बेकारी से मजदूर, शिल्पकार आदि सभी ग्रस्त थे, सभी परेशान थे। युद्ध ने राष्ट्रीयता के भाव जागृत कर दिए और लोग दमनकारी सरकार के विरुद्ध एकजुट हो गए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की नमक यात्रा कई कारणों से उल्लेखनीय थी, समीक्षा कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी, इसके महत्व का भी वर्णन कीजिए। तो आ जाइए देखते हैं। नमक पर ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया गया। नमक कर जो है ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया गया था। गांधी जी द्वारा विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन से आम आदमी के मुद्दे को जोड़ने का प्रयास किया गया था। कानून का उल्लंघन किया गया था। प्रदर्शनी व विदेशी चीजों का बहिष्कार हुआ था। शराब की दुकानों पर पिकेटिंग कर दी गई थी और सभी लोग जो है स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे, लेकिन और समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी नहीं लिया था और समाज के वर्ग एक दूसरे की तरफ सशंकित भी थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन में जो है आम आदमी के मुद्दे को जोड़ा गया। नमक कानून, नमक हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है। कानून का उल्लंघन किया गया। प्रदर्शनी और विदेशी चीजों का भी बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पैकेटिंग कर दी गई, बंद कर दिया गया उन्हें। सभी लोग स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी नहीं लिया था और समाज के एक वर्ग एक दूसरे की तरफ सशंकित थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने में किन कारणों का योगदान था? राष्ट्रवाद के विकास का विश्व स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आ जाइए देखते हैं। साहित्य, लोक कथाओं, गीतों और चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार होने लगा था। भारत माता की छवि रूप लेने लगी थी। लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान होने लगा था। चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता हुआ था। उदाहरण के लिए झंडा, इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई थी। साहित्य और लोक कथाओं, गीतों और चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार होने लगा था। लोगों के मन में जो है भारत माता की छवि रूप लेने लगी थी। लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान होने लगा था। चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता हुई थी और तिरंगा झंडा भी बनाया गया था। इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, असम में बागान मजदूरों के लिए स्वराज की अवधारणा क्या थी? असम के जो बागान मजदूर थे उनके लिए स्वराज की अवधारणा क्या थी? अनुबंध के नियमों का उल्लंघन करना, चाय बागानों से बाहर निकलना, असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होना, कृषि भूमि तथा सुख सुविधाओं को प्राप्त करना। ये जो असम के जो लोग थे उनकी ये स्वराज के प्रति ये भावना थी। अनुबंध के नियमों का उल्लंघन कर देना, चाय बागानों से बाहर निकलना, असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होना और कृषि भूमि और सुख सुविधाओं को जो है प्राप्त करना। फिर हमारा 8th क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? भारतीय लोग जो थे उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? समय से पहले गठन किया गया था। शासन में सुधार जैसी कोई बात नहीं थी उसमें और एक भी भारतीय शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन जो हुआ था उसमें समय से पहले गठन कर दिया गया था। शासन में सुधार जैसी कोई बात नहीं थी और उस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोधी में क्यों थे? भारत के जो लोग थे वो रॉलेट एक्ट के विरोधी में क्यों थे? यह एक काला कानून था। रॉलेट एक्ट जो है एक काला कानून था। इस कानून के अंतर्गत किसी को लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता था बिना मुकदमा चलाए और विश्व युद्ध के बाद इसे खत्म करना था, पर सरकार ने इसे बनाए रखा। इसका विरोध आम जनता ने किया। उन्होंने कहा था कि विश्व युद्ध के बाद जो है इसे खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने इसे बनाए रखा और इसका विरोध आम जनता ने बढ़ चढ़ कर किया। फिर हमारा 10th क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते की विशेषताएं क्या थी? गांधी और इरविन जो समझौता हुआ था उसकी विशेषताएं क्या थी? 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा और पुलिस द्वारा किए अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की जाए।
ये मांग थी उनकी, और नमक पर लगाए सभी कर हटा दिए जाएं। 5 मई 1931 में जो है गांधी और इरविन समझौता हुआ था, और जिस समझौते में उन्होंने ये कुछ मांगे रखी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दी जाए, पहली मांग ये थी। पुलिस द्वारा जो किए गए अत्याचार थे उनकी निष्पक्ष जांच की जाए, और नमक पर लगाए गए सभी करों को हटा दिया जाए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन से कैसे अलग था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं लिखनी है। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। इस बार जो है लोगों को केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने, उनको तोड़ने के लिए भी आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ दिया तथा सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए, और देश के जो विभिन्न भाग थे उनमें हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन भी किए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। विदेशी वस्तुएं जो थी उनका बहिष्कार किया जाने लगा। किसानों, लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया। किसान जो थे उन्होंने लगान भरने से और चौकीदारों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया था। वनों में रहने वालों ने वन कानूनों का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया था। वन में जो रहने वाले लोग थे उन्होंने वन कानून का उल्लंघन करने का आरंभ कर दिया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं आप लोग खुद लिखेंगे, आपके लिए होमवर्क है। 1916 के लखनऊ समझौते का इतिहास में क्या महत्व था? 1916 का जो लखनऊ समझौता था उसमें इतिहास का क्या महत्व है? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महत्वपूर्ण था। हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए महत्वपूर्ण था। नरम दल व गरम दल के संबंधों में सुधार किए गए थे। भारतीय समाज और अंग्रेजों के मध्य रिश्ते बेहतर हुए थे। इससे जो है भारतीय समाज और अंग्रेजों के मध्य रिश्ते बेहतर हुए थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्लू राम सीताराम राजू कौन थे? असहयोग आंदोलन में उनका योगदान बताइए। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो आ जाइए देखते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया था। अल्लूरी सीताराम राजू वो जो है उन्होंने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया था। वह एक रोचक व्यक्ति थे। इन्हें खगोलीय ज्ञान प्राप्त था। उन लोगों का मानना था कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं जिससे वह लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। लोगों का ऐसा मानना था कि उसके पास विशेष शक्तियां हैं जिससे वह लोगों की तबीयत ठीक कर देते थे, स्वस्थ कर देते थे। वह गांधी जी के प्रशंसक थे। वह गांधी जी की प्रशंसा किया करते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है महिलाएं, उनकी क्या भूमिका थी वो वर्णन करना है। औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया। हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आ जाती थी। औरतें जो है उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था, और हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के लिए जब वो निकलते थे तो घरों से बाहर आकर उनकी बातें सुनती थी। उन्होंने जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पैकेटिंग की। महिलाओं ने जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पैकेटिंग की। कई महिलाएं जेल भी गई। कई महिलाएं जो है इसी के चलते जेल भी गई। ग्रामीण क्षेत्रों की औरतों ने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना। ग्रामीण क्षेत्रों की जो औरतें थी उन्होंने राष्ट्र की सेवा को ही अपना पवित्र दायित्व माना। अब 3 और 5 अंकों के कुछ और प्रश्न दिए गए हैं। महात्मा गांधी के राष्ट्रवाद को लेकर बागान श्रमिकों के अपने अलग विचार थे। उन्होंने इसमें किसी प्रकार की भूमिका अदा की? महात्मा गांधी जो थे का जो राष्ट्रवाद था उनको लेकर बागान श्रमिक जो थे असम के, उनके अलग विचार थे। उन्होंने इसमें क्या किसी प्रकार की भूमिका अदा की? देखते हैं। उत्तर, स्वराज को लेकर बागान श्रमिकों की अपनी अलग धारणा थी। बागान में स्वतंत्र घूमना, ये थी उनकी अवधारणा। अपने मूल स्थान जाने की स्वतंत्रता। उन्होंने बागान मालिकों के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया।
और सबको जमीन पर मालिकाना हक मिलेगा। उन्होंने ये सोच लिया कि बागान में जो है वो सब स्वतंत्र घूमेंगे, अपने मूल स्थान जाने की उनकी स्वतंत्रता मिल जाएगी, और उन्होंने बागान मालिकों के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। उनको ऐसा लगा, और सबको जमीन पर मालिकाना हक मिलेगा, वो ऐसा सोचते थे इस आंदोलन के बारे में। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आंदोलन ने भारत में राष्ट्रवाद के निर्माण में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आंदोलन जो थे उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के निर्माण में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? आइए देखते हैं। सामूहिक संघर्ष से सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित होता है। विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलापों से राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। विभिन्न ऐतिहासिक किताबें, कहानियां, लोक कथाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना बलवती होती है। सामूहिक संघर्ष जिससे जो है सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित हो जाता है, और विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलापों को राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। विभिन्न जो ऐतिहासिक किताबें होती है, कहानियां होती है, लोक कथाएं, और इनके सभी के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना जो है और बलवान हो जाती है और बलवती हो जाती है। अधिकांश तक कोई चित्र राष्ट्रवाद की भावना को आकार प्रदान करता है। ज्यादातर जो है कोई चित्र राष्ट्रवाद की भावना को आकार प्रदान करता है। चित्रों के माध्यम से राष्ट्र की भावना और अधिक बलवती हो जाती है। चित्रों के माध्यम से जो है राष्ट्र की भावना और अधिक शक्तिशाली हो जाती है और अधिक बलवती हो जाती है। स्वराज की अमूर्त अवधारणा से समाज के सभी लोग समान रूप से प्रभावित नहीं थे। स्वराज की जो अमूर्त अवधारणा से उसे समाज के सभी लोग समान रूप से प्रभावित नहीं थे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में हमें इसकी व्याख्या करनी है। विभिन्न अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए लोग दलित वर्ग एसोसिएशन से जुड़ रहे थे। विभिन्न अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है लोग दलित वर्ग एसोसिएशन से जुड़ रहे थे। विभिन्न राजनीतिक नेता इन लोगों के लिए आरक्षण आधारित प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। विभिन्न राजनीतिक नेता जो है इन लोगों के लिए आरक्षण आधारित प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे, और विभिन्न मुस्लिम नेता पहले ही अपनी चिंता व्यक्त कर चुके थे। विभिन्न जो मुस्लिम नेता थे वो अब पहले ही अपनी चिंता व्यक्त कर चुके थे। उनके मन में अपने विचारों को कुचले जाने का भय था। उनके मन में जो भय था कि उनके विचारों को कुचला जाएगा। फिर हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक मैप है, वही मैप देखते हैं। तो इसमें जो कोलकाता, नागपुर और मद्रास है, ये जो है ये है कांग्रेस अधिवेशन के क्षेत्र, तो जिनको मैंने ऐसे कर दिया है सर्कल में, कांग्रेस अधिवेशन है ये। और बाकी जो अमृतसर, चौरी चौरा और चंपारण, दांडी, अहमदाबाद और बारदौली, ये वो जगह है जहां गांधी जी ने अपने वो किए थे, आंदोलन किए थे। तो यही मैप था हमारे चैप्टर का। फिर आपके लिए फिर कुछ थोड़ा सा होमवर्क है, अभ्यास प्रश्न है। विभिन्न जाति, धर्म एवं भाषा के लोग किस प्रकार के सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित करते हैं? आर्थिक स्तर पर असहयोग आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े? शहरी क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन धीमा क्यों पड़ता चला गया? भारत के विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करना है, और पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद खत्म होता है। आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी शिकायत हो या हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी आपको शिकायत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम सभी के कमेंट पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। इसी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।